हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डियर स्टडी 21 में। और हिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसके बारे में आपने अभी तक बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस या स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। तो मौर्य साम्राज्य क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इतिहास में, हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ाया था। उसमें कुछ कुछ चैप्टर जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, इस सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा लिया है। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको सारी वीडियोस मिलेंगे। तो आज से पढ़ाने का रूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, तो जो अलग अलग हम लोग पढ़ रहे थे ना, जैसे क्लास 6 को अलग से, फिर कल क्लास 11 को अलग से पढ़ते हैं, क्लास 7 8 को, तो अब थोड़ा सा कंबाइंड करके आज से हम लोग नोट्स बनाएंगे। आज से जो मैंने नोट्स तैयार किया, जैसे ये मौर्य साम्राज्य का जो नोट्स आप देखेंगे आज, ये आपका 3 बुक से मिला करके बनाया गया है। क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी, सॉरी क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी, क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी और क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, इन तीनों बुक्स में ये चैप्टर्स के बारे में दिया हुआ था, तो अलग अलग क्यों बनाया जाए, एक ही साथ मैंने बना लिया पूरा मौर्य साम्राज्य। जिससे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी जानकारी हमको मिल गई, और आज आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मौर्य साम्राज्य हमारे भारतीय इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट साम्राज्य के रूप में रहा है। सम्राट अशोक जो है, ये इतिहास के सबसे महानतम शासकों में से एक है। और पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ था जब सिर्फ दक्षिण के सुदूर क्षेत्र को छोड़ करके, सिर्फ दक्षिण में सुदूर क्षेत्र को छोड़ करके पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप किसी एक शासक के अधीन हो गया था, सम्राट अशोक के अधीन हो गया था। सम्राट अशोक इतने पावरफुल शासक थे, रूलर थे, ग्रेट एम्पियर थे। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जरूरत है इसको कहानी की तरह समझने का, बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे वीडियोस को आप एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा ना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और हो सके तो नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। क्लास 6 की जब आप न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 8 को खोलेंगे, तो वहाँ आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक को एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, अशोक एक अनोखा सम्राट। क्यों भैया अनोखा सम्राट क्यों कहा गया है, तो आप थोड़ी ही देर में जानेंगे। फिर आप अनोखा क्या, 2 4 गो नाम आप भी रख देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। देखिए होता क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पहले इस क्षेत्र में कौन सा साम्राज्य रहता है, तो यहाँ रहता है नंद वंश का शासन रहता है। ठीक है, नंद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं वो कौन होते हैं, घनानंद होते हैं। तो घनानंद एक लोकप्रिय नेता नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कर के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने पास जमा कर लिया था, लेकिन ये कुशल शासक नहीं थे, इसलिए इनको हराना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान पड़ गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले घनानंद को हरा करके, मतलब नंद वंश को हरा करके, इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हराने के लिए एक व्यक्ति ने इसकी महत्वपूर्ण सहायता की थी। वो कौन थे, वो थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, और यही वो कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, जिसमें राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे 2 3 कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से पहले इस क्षेत्र में किसका शासन था, तो किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो घनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में सहायता किसने प्रदान की थी, तो चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। कौटिक के द्वारा कौटिक ने किसकी रचना की, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे जो मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का ये वीडियो तैयार करने के लिए ये सोर्सेस अपनाया गया है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको विश्वास होगा इस सोर्स में, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग इस तरह से एनसीईआरटी को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, पूरा 6 से लेकर 12 तक के जो भी हिस्ट्री है। और आप हिस्ट्री इतना मज़ा से और इतना ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर पाइएगा ना, तो कि उम्मीद है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा और वहाँ अगर आपको सामने हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखे, तो आप एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, एक अच्छा लेवल तक आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए, तो जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, तो किसी और हम लोग अन्य के बारे में भी जानेंगे कि अष्टाध्यायी एक
रचना है, और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 2 रचनाएं किसके द्वारा की गई थी? तो पाणिनि के द्वारा की गई थी, अष्टाध्यायी की रचना। और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 2 रचनाएं कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड चीज़ था, ये बुक में नहीं है, मैंने आपको साइड से बता दिया है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शासक 3 ही यहाँ पर रहते हैं। ये तीनों कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका पुत्र बिंदुसार होता है और इसका पुत्र अशोक होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या होता है कि पूरा भारत का जो उत्तरी भाग होता है, नॉर्थ वाला, ये इनके अधीन आ जाता है। जब इसके पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की कमान संभालते हैं, जब ये शासन पर आते हैं, तो सुदूर दक्षिण और कलिंग, जो उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ये 2 क्षेत्र को छोड़ करके पूरा का पूरा मध्य भारत इनके कब्जे में आ जाता है। और जब सम्राट अशोक आते हैं तो बाकी के बची जो कसर होती है ये पूरा करते हैं। और इन्होंने सिर्फ सुदूर दक्षिण को छोड़ा था और कलिंग को भी इन्होंने जीत लिया था, जो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, और ये काफ़ी कलिंग का युद्ध काफ़ी फेमस रहा है। अभी हम लोग थोड़ा ही देर में देखेंगे आगे अशोक के बारे में, तब इसकी चर्चा करेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ था पूरे इतिहास में कि किसी एक शासक के अधीन पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आ गया था, जिसमें अफगानिस्तान, भारत का जो भी आप भारतीय उपमहाद्वीप का में जो भी रीजन आता है ना, सारा का सारा सम्राट अशोक के अधीन आ गया था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगर महत्वपूर्ण नगर की बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के समय कौन कौन से नगर महत्वपूर्ण थे, तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, ये 3 नगर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं और अगर हम सिकंदर की बात नहीं करेंगे तो शायद हम लोग का ये चैप्टर आ जाएगा, लेक्चर अधूरा रह जाएगा। तो सिकंदर कौन था भैया? सिकंदर एक यूनानी राजा था। ठीक है, सिकंदर एक यूनानी राजा था। 326 ईस्वी पूर्व पर पंजाब में ये हमला किए थे। ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर हमला किन्होंने किया था? सिकंदर ने। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। लेकिन 3 साल बाद 323 ईस्वी पूर्व में ये चल बसे। चल बसे मतलब भगवान को ये प्यारे हो गए। ठीक है, तो पंजाब पर ये हमला किए थे। तो इन्होंने, ये तो चले गए दुनिया से, लेकिन इनका जो सेनापति था, ठीक है, वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का ही एक सेनापति था। और इसके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है कब? 305 ईसा पूर्व, मतलब 305 बीसी को। ठीक है, जिसमें कौन विजयी होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब सिकंदर जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो इनके जो इनके कह सकते हैं आप सेनापति या फिर इनके उत्तराधिकारी होते हैं, सेल्यूकस निकेटर, ये संभालते हैं यहाँ के कमान को। और आगे चल करके सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में, और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या होता है? विवाह संबंध स्थापित होता है। ठीक है, ये अपने बेटी को दे देते हैं। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, एम्बेसडर था, वो कौन था? मेगास्थनीज था, जो भारत आते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ शादी में रिवाज होता है ना कि जब लड़कियों का शादी होता है तो लड़कियाँ के साथ ससुराल किसी एक बच्चे को भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से आप यूँ समझ लीजिए कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और राजदूत बना करके मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और धीरे धीरे सबके बारे में देखेंगे बहुत ही डिटेल से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा का पूरा पंजाब, अफगानिस्तान, पूरा का मध्य भारत, मतलब समूचा उत्तर भारत किसी एक शासक के अधीन हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह संबंध स्थापित किए थे और इसी बहाने सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपने राजदूत मेगास्थनीज को भारत भेज दिया। ठीक है, जो भारत में इन्होंने जो भी देखा मेगास्थनीज ने, उसकी इन्होंने बहुत ही चर्चा की है। और उसकी चर्चाएं क्या है हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में जब सम्राट जनता के सामने आते हैं ना तो बिल्कुल एकदम शोभा यात्रा निकाला जाता है, मतलब जश्न मनाया जाता है। ठीक है, और सम्राट के जो अंगरक्षक होते हैं वो सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार होते हैं। ऐसा किन्होंने कहा? मेगास्थनीज ने कहा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता है, मतलब राजा का, ये राजा है बीच में। ठीक है, और इसके चारों साइड जो महिलाएं होगी ना, ये बिल्कुल हथियारबंद होगी। ठीक है, मतलब एकदम
कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही सम्राट के लिए मतलब राजा के लिए जो खाना बनेगा ना, वो सीधे राजा नहीं खाएगा, क्या पता उसमें कुछ कुछ मिला दिया हो, जहर वहर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, खास जो नौकर होंगे राजा के, वो उसको खा करके चेक करेंगे और फिर राजा उस खाना को खाएगा। ये चर्चाएं मेगास्थनीज ने अपनी स्रोत में की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे, और ये राजदूत थे किसके, सेल्यूकस निकेटर के। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के। मेगास्थनीज किसके समय भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। तो जब हम लोग इसको पढ़ ही रहे थे साइड से, मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ जो बुक्स में नहीं है, कि और भी कुछ लोग हैं जो भारत आए थे, कुछ इतिहासकार है, तो वो किसके समय आए थे। जैसे कि एक नाम आता है डायमेकस या डिमेकस, ये किसके समय भारत आए थे, तो ये बिंदुसार के समय भारत आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आए थे। ये दो नाम है, इनको भी आप साथ में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो हम लोगों ने चर्चा कर ली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था। अब हम लोग चर्चा करेंगे उसका बेटा बिंदुसार के बारे में, ठीक है। तो बिंदुसार, उससे भी त्रिकाल निकलने वाला है, चलिए देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है लगभग 25 साल शासन करने के बाद ये अपना जो राजगद्दी है वो किसको सौंपते हैं, वो अपने सौंपते हैं अपने उत्तराधिकारी बिंदुसार को, ठीक है। तो बिंदुसार को ही अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और बिंदुसार जब शासन पर आते हैं तो मौर्य साम्राज्य जो है ना, पूरा का पूरा दक्षिण क्षेत्र में मतलब मैसूर तक अपना कब्जा कर लेते हैं, मतलब अपना साम्राज्य का विस्तारीकरण कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य पूरा दक्षिण भारत में लगभग मैसूर तक ये फैल चुका था। अगर कुछ क्षेत्र नहीं था तो वो कौन था, कलिंग, जो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, और सुदूर दक्षिण, ये दो क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण भारत बिंदुसार के अधीन हो गया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में से एक इनको माना जाता है, सम्राट अशोक। अगर आप जो हमारे पास जो करेंसी है, भारतीय मुद्रा है, उसमें सम्राट अशोक की जो अशोक स्तंभ है उनका चिन्ह देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अशोक बहुत ही महान राजा है, इनके बारे में क्या कहूँ, जो भी कहूँ कम ही होगा। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं ये बंदा किया क्या था कि इतना खास था। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और ये सबसे प्रसिद्ध रहे हैं, सबसे महान रहे हैं। और इनकी प्रसिद्धि और महानता का एक बहुत बड़ा रीज़न या बहुत बड़ा श्रेय जाता है किसको, कलिंग विजय को, ठीक है। सम्राट अशोक जो ये कलिंग प्रदेश था ना, जो उड़ीसा वाला, इसको ये जीतते हैं। और इसी को जीतने के बाद ना इनका दिल दहल जाता है। आपको देखते हैं, आगे दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा था, जो इसके पापा चंद्रगुप्त मौर्य और इसके पिताजी बिंदुसार, इन दोनों के टाइम पे जो तटवर्ती उड़ीसा जो कलिंग क्षेत्र था ना, ये मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था, मतलब वो स्वतंत्र प्रदेश था। लेकिन जब सम्राट अशोक शासन में आते हैं तो ये जो तटवर्ती उड़ीसा जो कलिंग है, इसको ये जीतते हैं, ठीक है। और इनको जीतने के बाद ना बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, पूरा का पूरा सम्राट अशोक बदल जाते हैं। मतलब लोग देख के कह नहीं सकता कि भाई ये वही सम्राट अशोक है जो पहले हुआ करता था। तो ऐसा क्या होता है भैया कलिंग युद्ध में, तो कलिंग युद्ध के बाद इनका इस युद्ध का वर्णन खुद सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। किसमें किया है, 13वें शिलालेख में किया है। तो इसको याद रखिएगा, सम्राट अशोक के शिलालेख है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो इनका 13th शिलालेख है इंस्क्रिप्शन से, इसमें सम्राट अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के बारे में खुद वर्णन किया है। उन्होंने क्या लिखा है, राजा बनने के बाद, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इस तरह से और भी चीज़ें लिखी हुई है। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म क्या है, तो धम्म संस्कृत जो वर्ड है हमारा, संस्कृत का जो धर्म शब्द है उसका ये प्राकृत वर्ड है धम्म, ठीक है। मैं जानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए कितना अच्छी बात इन्होंने कही है कि किसी को बलपूर्वक मतलब अपना ताकत का, ये उससे विजय पाने से बढ़िया है कि उनका हम दिल जीत लें, ठीक है। तो सम्राट अशोक कलिंग का जब युद्ध करते हैं तो इसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अशोक कहते हैं कि इतना इतना वहाँ पे खून खराबा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून, चारों तरफ लाल लाल ही दिखता है। इसके बाद इनका दिल दहल उठता है। लाखों लोग अपने
अपने माता पिता से, अपने रिलेटिव से अलग हो जाते हैं। तो इतने लोगों के दुख को सम्राट अशोक से देखा नहीं जाता है। हालांकि इन्होंने जीतने की ओर में आप कह सकते हैं कि इन्होंने कलिंग को तो विजय कर लिया, लेकिन इसके बाद इनका जो दिल था वो इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। इसके बाद ये क्या करते हैं, धम्म का पालन करते हैं। यही धम्म जो है सम्राट अशोक अपना लेते हैं। धम्म मतलब धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। और अशोक का कहते हैं कि किसी को बलपूर्वक जीतने से बढ़िया है कि हम अपने अच्छे कर्मों से जीतें, ठीक है। मतलब धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना चाहिए, ठीक है, अपने धर्म के माध्यम से। देखिए धर्म क्या है, तो धर्म एक संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। हम लोग संस्कृत में वर्ड होता है ना धर्म, तो प्राकृत में क्या होगा, धम्म होगा, ठीक है। तो ये धर्म पालन करते हैं। थोड़ा सा कलिंग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब इन्होंने कलिंग विजय किया तो कलिंग के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। कलिंग क्या है, तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मतलब पहले तटवर्ती उड़ीसा का क्या नाम था, कलिंग नाम था, ठीक है। पहला शासक थे सम्राट अशोक जो अभिलेखों के द्वारा संदेश लोगों तक पहुंचाया। अगर इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में सबसे पहले शासक यही है जिन्होंने अपना संदेश जनता तक, लोगों तक अपनी जो बातें थी उनको अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किसमें है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। इन्होंने खरोष्ठी लिपि का उपयोग बहुत ही कम या नहीं के बराबर किया है। तो इसको आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का मैक्सिमम यूज़ किया गया है। अगर अफगानिस्तान क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर इन्होंने 2 लिपियों का यूज़ किया है, यूनानी और अरामाइक, ठीक है। आइए, अशोक के अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय मतलब देवों का प्यारा, ऐसा इनका जिक्र वहाँ पर किया गया है। इनको राजा की उपाधि प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, इन सब नामों से इनका वहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। पुराण की बात करेंगे तो पुराण में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। अपने शासन के 12वें वर्ष बाद, अपने शासन के 12वें वर्ष बाद इन्होंने राजयाज्ञाएं, जो राज्य की याज्ञाएं होती थी, उनको इन्होंने जारी करने का स्टार्टिंग किया, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में है, तो वो आपका 13वें अभिलेख में है। मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट जो हम लोग का बच गया वो क्या है, सम्राट अशोक का धम्म। भैया धम्म क्या था, धम्म वर्ड से ना आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि मेरे भी मन में उठते थे एक समय। तो आज इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में क्लियर होने वाले हैं। तो ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 6 का एनसीईआरटी नहीं है कि मैं एक वीडियो में आपको सब बता दूंगा। यहाँ पर 3 बुक्स है, क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी, क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी और क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी। तो भैया जब 3 बुक से मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो वीडियो लंबा होगा, मतलब आपकी मेहनत 2 गुनी 3 गुनी होती है। वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा उसको कम कर दिया है, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा किया है। देखिए, तो अगर अशोक के धर्म की बात करेंगे तो सम्राट अशोक जो है वो एक बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में किया। धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है, ठीक है। अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए इन्होंने अपने बताया कि ये कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए जो अभिलेख इन्होंने लिखा है, उन्होंने वहाँ पर बताया है कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके जो बेटे और पोते होंगे वो आपका युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा जनता तक बौद्ध धर्म की शिक्षा पहुँचाने के लिए 1 सेकेंड, सॉरी। तो अशोक ने बहुत सारे अधिकारियों की अपने साम्राज्य में नियुक्ति की थी, जो देश विदेश जाकर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे, उन्हें बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा सम्राट अशोक ने लोगों को अपनी इस तरह की शिक्षाएँ पहुँचाने के लिए उन्होंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को धम्म महामात्य कहा जाता था, ठीक है। तो धर्म का प्रचार करने के लिए इनका जो अपना धर्म था, इनका प्रचार करने के लिए इन्होंने कौन कौन से रास्ते अपनाए थे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने शिलाओं, स्तंभों पर खुदवाया। इन्होंने बहुत सारे अभिलेखें बनवाए जिसमें अपने जो भी आदेश थे, जो भी इनकी इच्छाएं थी, जो भी इनका धम्म था, उनको वहाँ पर खुदवाया ताकि लोग जो है उनको पढ़ सके और धम्म को समझ सके। अधिकारी को आदेश दिया कि पढ़ करके सुनाएं वैसे लोगों को जो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना दूत को भेजा, जैसे कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, ऐसे क्षेत्रों में सम्राट अशोक ने अपने दूत को भेजा जो जा करके वहाँ पर धम्म का प्रचार प्रसार कर सके, मतलब लोगों को धम्म के बारे में बता सके कि भैया ऐसे ज़िंदगी जियो, कुत्तों की तरह ज़िंदगी जीने से बेहतर है, ठीक है।
आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ, जैसे कि हमारी जो लिपि है देवनागरी, हिंदी की, तमिल, बांग्ला, मलयालम, ये सभी लिपियाँ ना किसी एक लिपि से आई है। वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का मैक्सिमम वर्ड आपको इन सारी लिपियों में देखने को मिलेगा। खैर ये तो मैंने बीच में बताया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या, धम्म का प्रचार। तो धम्म के बारे में और थोड़ा सा हम जानते हैं कि धम्म होता क्या है। देखिए, इनका धम्म क्या था, सम्राट अशोक का धम्म क्या था। इनका कहना था कि इंसानों और पशुओं का हत्या नहीं करना चाहिए, ये हत्याओं के विरुद्ध थे। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनको बड़े बूढ़ों की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। इसके साथ ही जो मालिक होते हैं ना, ये अपने सेवक को, मतलब अपने जो नौकर चाकर है, उनको दया भावना उन पर बरसाए, उनका सम्मान करे। ठीक है, इसके साथ ही विभिन्न अवसरों पर, बहुत सारे अवसरों पर जो अनुष्ठान और जो कर्मकांड होते हैं, जैसे कि पशु बलि वगैरह किया जाता है, ये सम्राट अशोक का कहना था कि ये सब बेकार चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं कर्मकांड। जो भी हम लोग कर्मकांड करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, पशु बलि करते हैं, ये सब बेकार है। हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने धर्म पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। और इन्होंने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई कि भैया ये कर्मकांड छोड़ो और कुछ अन्य रीतियों को अपनाओ। ये दूसरी रीतियाँ क्या थी? तो ये वही रीतियाँ थी कि हमें अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, मालिक को, अपने सेवक के प्रति दया भावना रखना चाहिए, पशुओं का हत्या नहीं करना चाहिए, इंसानों का हत्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, और इसके साथ ही ब्राह्मणों और श्रमणों का दान करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी रीतियाँ थी सम्राट अशोक की धम्म का। तो हम लोगों ने आज बहुत सारे चीज़ों को देख लिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य की जो बची खुची पोर्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मौर्य प्रशासन के बारे में जिक्र नहीं किया है, मौर्य कला, वास्तुकला के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी, ये थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए इतना ही कवर काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मौर्य प्रशासन, मौर्य कला और जो चीज़ छूट गया है उसके बारे में। ठीक है, तो तब तक बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब डियर स्टडी 21 एंड गेट रेगुलर अपडेट्स। अगर आप नेक्स्ट वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी और स्क्रीन पर दिख जाएगी, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, जूता चप्पल जो मिलता है फेंक के मारो ताकि आपको वो प्रेस होता दिखे। ठीक है, थैंक यू।